क्या और रणनीति महिलाओं को लेकर, उनके उत्थान को लेकर रहने वाली, ये समझेंगे। पूजा और तुलसी, ओवर टू यू। थैंक यू पराग। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि पराग ने पहले ही कह दिया कि ये महिलाओं के लिए विशेष सत्र होने वाला है। हमारी दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मेरी सहयोगी पूजा भी मौजूद है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। रेणु भाटिया जी, सबसे पहले तो आपका हमारे मंच पर स्वागत है, इस खास समिट में स्वागत है। और सबसे पहला सवाल, मैम, आप जब तक पद पर रही, आपके सामने महिलाओं ने कौन कौन सी अपनी समस्याएं महिलाएं लेकर के आती थी, उसमें से प्रमुख समस्याएं अगर आप हमें और हमारे दर्शकों को बता सके कि सबसे ज्यादा महिलाओं ने ये समस्या आप तक पहुंचाई अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ का, आपका, पूजा शर्मा का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और महिलाओं की समस्याएं मंच के माध्यम से पूछी। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। मेरे 4.5 साल अध्यक्षा के नाते जो गए, उनमें 15,000 से अधिक महिलाओं से समस्याएं सुनने का मौका मिला, सॉल्व करने का मौका, प्रयास किया कि अगर 100% नहीं कर पाए तो 90% सॉल्व करें। और अगर मैं आपको अपनी उन केसेस के दौरान कितने और कैसे केसेस सबसे अधिक आते हैं, और आपने जो पूछा कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा आजकल क्या दिक्कत है, तो एम्पावरमेंट के नाम पर हमारी बहनों ने, बेटियों ने अपना ट्रैक बदला है। एम्पावरमेंट के नाम पर उन्होंने गर्भवती से दूरी कर अपने पर्सनल लाइफ को एक अलग जगह दी है, जिसको शायद कोप अप नहीं कर पाए, बैलेंस जिसको कहते हैं। मैं कई मंचों से एक बात करती थी, करती रहूँगी अंत तक, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बेटियों को, कि अगर आप कितने भी मास्टर्स हो जाएं किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप फैमिली कोऑर्डिनेशन में मास्टर्स नहीं है तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। क्योंकि हम एक बहुत अच्छे ग्रुप की ऑफिसर हैं, सीईओ हैं, मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, वट एवर रैंक वी आर, but we have a family problem, we have a family trauma, we have a tension at home, so we will never balance or give judgment to the work. आज के दौर में जो सबसे खतरनाक, जिसको मैं कहती हूँ कि ढसने वाला, सर्प की तरह डसने वाला, जो आजकल एक एम्पावरमेंट के नाम पर फैशन है, वो है लिव इन रिलेशनशिप। इसमें मैंने अभी तक कोई लड़की सक्सेस नहीं देखी। अब किसी ने देखी तो मैं ज़रूर उसका अनुभव सुनना चाहूँगी। बट जो आपने प्रश्न पूछा कि सबसे खतरनाक कौन से केसेस रहते हैं, तो आज की डेट में वो है। और ये सवाल ये भी था रेणु जी कि सबसे ज्यादा केसेस कौन से आपके पास आए जिसको आपको सॉल्व करना पड़ा, या कई केस ऐसे रहे हों जो सॉल्व हो ही ना पाए हों? सॉल्व हो ना पाए हों ऐसा तो नहीं किया हमने 100% दिया अपना काम। लेकिन 2-3 विषय जो बहुत ज़्यादा आज की डेट में उभर रहे हैं, क्योंकि हम लोग हरियाणा के हैं, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ये सारी बेल्ट एनआरआई केसेस की बहुत रही। मोर देन 41 केसेस हमने सॉल्व किए, जिनमें लड़के विदेशों से हमने बुलाए, और अभी बहुत पेंडिंग है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को विदेश जाने का, वहाँ पर विवाह करने का एक क्रेज़ सा बना हुआ था कि बाहर सेटल होंगे, उस नाते वो एनआरआई केसेस में चीट हुई। तो ये बहुत खतरनाक बड़ा मुद्दा है। 10-10 साल से, 12-12 साल से लड़कियों को छोड़ के लड़के भागे हुए हैं। दूसरा मैंने आपको बताया, जो मेरा बहुत ही हार्ट टचिंग सब्जेक्ट रहा, जिसको हम सॉल्व करना चाहते थे, वो लिव इन रिलेशनशिप। तीसरा, आज की डेट में जो मैंने महसूस किया, शायद एकला चलो वाली पॉलिसी परिवारों में हो गई, जॉइंट फैमिलीज़ का वेंचर ख़त्म हो गया, शौक ख़त्म हो गया, लोग रहना नहीं चाहते। तो इस नाते भी बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस आई हैं। हर लड़का चाहते हैं वो विवाह हो, उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, वो अलग रहे। परंतु हमने जो एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगियों में भी, 35 ईयर्स ऑफ माई मैरिड लाइफ, मैं अपना एक्सपीरियंस भी सबको देती हूँ कि जितना फ़ायदा नानी और दादी का बच्चे को आपके मिल सकता है, उतना आपको कोई स्कूल, कोई नर्सरी आपको नहीं दे सकती। तो ये जहाँ जहाँ कमी रही है, वहाँ परिवार बिगड़े हैं।
बिल्कुल रेणु जी, आपने समाज की हकीकत बताई है और मैं सवालों के जवाब के लिए लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ नेहा गर्ग जी हैं, आरोहण ट्रस्ट चलाती हैं। नेहा जी, किस तरह से आप काम करते हैं और आज के समय में समाज सेवा का क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो क्या लगता है आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान जाना चाहिए और आज के समाज की ज़रूरत है वो? पूजा जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। आज आपने मुझे बुलाया, यहाँ पे बहुत बहुत आभार। आपका सवाल है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है। मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत दो चीज़ों की है, एक तो पर्यावरण और एक विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट मेरा मानना है कि अगर एक महिला सशक्त होती है तो सिर्फ महिला नहीं बदलती, उसका पूरा परिवार, उसका समाज आगे बढ़ता है। तो इसी सोच को लेकर हम अपने आरोहण ट्रस्ट की तरफ से भी काम करते हैं और हम चाहते हैं कि हम महिलाओं की सिर्फ मदद ना करें लेकिन उनको आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाएं, है ना। उसके लिए हमें कई सारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करना चाहेंगे। पहला तो उनकी शिक्षा को लेकर, महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा को लेकर, उनकी स्किल डेवलपमेंट और आजकल डिजिटल लिटरेसी है उसके ऊपर हम बहुत काम करेंगे और ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर, बेहतर अवसर मिल सके। सेकेंडली, उनकी हेल्थ को लेकर, मेनली जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन होती है उसको लेकर, हेल्थ को लेकर और पोषण को लेकर। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए हम अपनी तरफ से भी बहुत जगह पे सरकारी स्कूलों में जाके, सरकारी कॉलेजेसों में जाके और स्लम एरिया में जाके हम जगह जगह कैंप्स लगाते हैं, अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं और सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन हमने वहाँ पे देखा है कि अगर हम स्लम एरिया में जाते हैं कुछ भी लेके, तो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने जाओ आपको 5 या 10 मिनट लगते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने में। लेकिन अगर जब हम सैनिटरी नैपकिन्स लेके जाते हैं तो लेडीज़ बाहर नहीं निकलती, वो इतना शाय फील करती हैं, अवेयर नहीं है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और वो इतना फील करते हैं कि बाहर जेंट्स लोग खड़े हैं तो वो कहते हैं हमें अंदर दे दो। हम अवेयरनेस कैंप लगाना चाहते हैं तो लेडीज़ इकट्ठा तक नहीं होती। और थर्डली, हम काम करना चाहेंगे घरेलू हिंसा और क्राइम जो आजकल चल रहा है और विमेन के लीगल राइट्स को लेकर, इन सब चीज़ों के लिए भी आज के टाइम में मतलब बहुत ज़रूरत है महिलाओं को लेके। और हमारे आरोहण ट्रस्ट की तरफ से यही चीज़ कि हर महिला को सम्मान, अवसर और आत्मनिर्भरता मिले, उसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। और दूसरा है पर्यावरण। पर्यावरण को लेकर भी हम हमारी तरफ से पौधा रोपण और पौधा वितरण दोनों ही हम जितना हम मेंटेन कर पाएँ उतना पौधारोपण करते हैं, बाकी हज़ारों पौधे वितरण करते हैं। लोग आते हैं अपनी पसंद से अपने पौधे लेके जाते हैं, अपने घर में, आंगन में, बगीचे में लगाते हैं, पौधे से वो पेड़ बनता है तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, यानी महिला सशक्तिकरण के साथ साथ आप पर्यावरण के लिए भी काम कर रहे हैं। रेणु जी, मेरा सवाल आपसे है, बतौर महिला आयोग चेयरमैन जब आप रहे तो महिला आयोग में महिलाओं की आवाज़ को तो आप सुनते ही थे, लेकिन आपके कार्यकाल में दिखाई दिया कि पुरुषों की आवाज़ भी आपने सुनी है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं हमने देखा जिसके हम गवाह बने हैं। तो कहाँ जा रहा है समाज? तो उसकी वजह से कई मामले ऐसे भी होते हैं जो सच्चे होते हैं और झूठे करार दिए जाते हैं, और जो झूठे होते हैं वो सच्चे करार दिए जाते हैं। तो इस अनुभव क्या कहता है? देखिए पूजा, ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि हम एम्पावरमेंट का मिसयूज़ करते हैं। आपको याद हो, हम बहुत छोटे हुआ करते थे, 10वीं 8वीं 10वीं में हुआ करते थे, उस समय दहेज के ऊपर बड़ा था, जला देना, मर जाना, और फिर दहेज के ऊपर बहुत फोकस किया गया, कानून बने और बहुत कुछ बना। ऐसे ही वुमेन एम्पावरमेंट, विमेन राइट्स, विमेन लॉज, ये हम बात करते हैं, लेकिन क्या हमें इसका मिसयूज़ करना चाहिए? हाल ही के दिनों में आप टीवी पे देख रहे हैं, प्रेमी के साथ मिलकर पति हत्या, प्रेमी के साथ मिलकर ड्रम में बंद कर देना, कितने किस्से इस तरह के आए। तो हमारे पास एक फरीदाबाद में भी केस ऐसा आया, कहीं यूपी की कहीं की बच्ची थी, वो आकर फरीदाबाद गुड़गांव में जॉब करना और सेटल होना उसने किया, परंतु उसका एक ही काम था कि वो ये चेक करती थी गुड़गांव के वो सिटी में इवनिंग्स में कौन कौन सी जगह पर लड़के लड़कियां बैठे हैं, उसका ये काम था। और वहाँ पर उसने ये चेक किया कौन से लड़के पैसे वाले हैं,
तो उसने ऐसा करके ट्रेस करना शुरू किया। एक टाइम में उसने लोगों को इस तरह से फंसाया था। एक व्यक्ति हमारा जानकार निकला, तो वो हमारे पास जब आया तो हमने ये पूरी 6 लोगों की रील खोली, और खोलने के बाद आज भी वो कई बार चिल्लाती है, मैडम ने ऐसा किया। अभी बीच में एक नर्सिंग केस था, उसमें भी वो चिल्ला रही थी। तो हमने उन 7 लड़कों को सामने लाके खड़ा कर दिया। अफसोस की बात है, एक पायलट लड़के ने आत्महत्या भी कर दी उसी के चक्कर में। तो एम्पावरमेंट का मतलब, वर्किंग का मतलब, लाइफ आगे बढ़ाने का मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी का भी मिसयूज करना शुरू कर दें। एंड एवरी मैन टेकन 20 lakhs, 10 lakhs, 15 lakhs, मैंने पूरा उसका यूपी तक छानबीन करवाई कि वो कहाँ की है, किसका क्या बैकग्राउंड है। झूठ झूठ बहुत सारी बातें उसने ऐसे करी एम्पावरमेंट के नाम पे, विमेन के नाम पे। हम तो ऐसे में उन पुरुषों की हेल्प करना बनता है कि नहीं बनता। ऐसे ही कई बार पत्नियां आ जाती कि लड़ाई, पति ने मारा, ये किया, वो किया, मदर इन लॉ का नाम, फादर इन लॉ का नाम। और वेरी सॉरी टू से, मैं भी एडवोकेसी करती हूँ, पर वेरी सॉरी टू से वकील सिखा देते हैं, तुम बोलो छाती पे हाथ लगाया, तुम बोलो ससुर ने छेड़ा, ये सारी बात, इसमें केस बनेगा, नहीं तो नहीं। तो ये अगर हम एक तरफ विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अधिकारों की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, जैसे मेरी दोस्त गर्ग जी ने भी बोला कि महिलाओं की और कानून की बात करेंगे, लेकिन मिसयूज तो नहीं करेंगे ना, फिर महिला से विश्वास उठ जाएगा। जैसे एक समय तक पुरुष प्रधान देश तो महिलाओं का विश्वास उठा हुआ था ना, बड़ी मुश्किल से तो ऊपर रेज हो रहा है, तो फिर अब वो महिलाएं ही खराब करने लग जाएं। तो ये नहीं करना। इन केसेस में भी मैंने हमेशा से ही बोला है, आपको मंगेतर पति कोई पसंद नहीं, छोड़ दो, डिवोर्स कर दो, म्यूचुअल अलग हो जाओ। ये मारना, ड्रमों में बंद करना, खाई में धक्के देना और ये सारा, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मिसयूज ऑफ लॉ करती हैं, इसीलिए पुरुषों की मदद की हमने। बड़ी अच्छी बात आपने कही, बिल्कुल जोरदार तालियां होनी चाहिए। रीनू जी, मैं इसी सवाल को आगे बढ़ा रही हूँ, कोई आपके पास योजना, कोई प्लानिंग या कोई आइडिया जिससे ये चीज़ें खत्म। यहाँ पर भारी संख्या में महिलाएं बैठी हुई हैं और हम 4 महिलाएं अभी मंच पर भी हैं, ठीक है। मानसिकता आप किसी के बदल नहीं सकते, लेकिन ऐसी मानसिकता को परिवर्तित करने के लिए आपके पास कोई आइडिया कुछ हो जो आप शेयर करना चाहें, क्योंकि बहुत बड़ी बात जो आपने बोली वो है, और अब मिसयूज काफ़ी ज़्यादा संख्या में हो रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक आपने कहा। मैं तो हर लड़की को, हर महिला को एक ही बात करूंगी कि अपनी जगह बनाएं, अपनी पहचान बनाएं, अपना स्वाभिमान बनाएं, अपना मान बनाएं। अपना जब आप सब कुछ कर लेंगे तो आपको दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आपको दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो आप नेगेटिव थॉट नहीं लाएंगे। बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ। इट इज नॉट दैट आपको किसी के ऊपर बोझ बन के चलना है या आपने अपने आप को बोझ कहलाना है। सो अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाएं जहां आप अपने स्वाभिमान से जी सकें। जहां आपका स्वाभिमान नहीं है, मान नहीं है, उस रास्ते को, उस व्यक्ति को, उस जगह को छोड़ दो, बजाय इसके कि आप अपराध की दृष्टि से गिने जाओ या अपराधी बन जाओ। बहुत सारा, जैसे मैंने आपको बताया, फिर से दोबारा एक ही शब्द पर आऊंगी, लिव इन रिलेशनशिप। कानून अलग अलग दिशाओं में, मेरी 2 वकील बहनें बैठी हैं मेरे सामने, हर कोई अलग अलग दृष्टि से कानून को बता रहा है कि पत्नी के साथ प्रेमिका रह सकती है, प्रेमिका से जो बच्चा पैदा होगा उसको पत्नी के बच्चे जितना अधिकार मिलेगा। एक महिला, यहाँ सारे बैठी हुई महिलाएं, मुझे एक महिला आ जाए इस मंच पे जो कहे हाँ मेरा पति जो गर्लफ्रेंड लाएगा उससे जो बच्चा होगा मैं अपने बच्चे का अधिकार उसे दूंगी। एक महिला आ जाए, नहीं आएगी। मैंने तो वर्षों वर्ष तक ये वाली बात पूछी, कोई नहीं आता। तो हमें ऐसा अपने रिलेशन को, अपने व्यक्तित्व को ऐसा नहीं बनाना चाहिए जहां हम कुछ भी कहला ना पाए। कोई रिश्ता, सीरियल का नाम सुना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो यहाँ पर भी आप देखिए कि आपका रिश्ता क्या कहलाया जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे तो यू विल बी स्ट्रांग एंड यू विल बी ऑलवेज अ बेस्ट लेडी। रेनू जी, एक सवाल है कि अगर आज की बात करें, आपका कार्यकाल कुछ पहले ही समाप्त हुआ है, आपने उस समय जो देखा और पूरा अनुभव, और आज की जो ये जेनजी जनरेशन है और आगे जो इस जनरेशन की लड़कियां हैं और आज के समय में, और महिलाएं ओवरऑल की बात करें, हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा का जो विषय है,
इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? मतलब क्या वजह है कि महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं और ये खबरें सामने आती हैं कि महिलाओं के साथ आज ये हुआ, आज ये हुआ। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जेनजीज जहाँ आप बात करें, ये एक नया शब्द है जेनजीज। किसी ज़माने में हम सब, आप भी जेनजी थे, हमारा नाम कुछ और था, मूलचंद जी बैठे हैं, ये भी किसी ज़माने में बच्चे थे, युवा थे, जेनजी थे। तो दादी के नुस्खे आज भी आते हैं। किसी के दांत में दर्द हो, लौंग का तेल लगाते हो आप सबसे पहले। तो इट इज़ नॉट दैट थिंग्स हैव चेंज, थिंग्स आर सेम, people have changed. They've become more modern, more stylish, more, they've started calling themselves more educated. Things are same. So if you balance your life according to that, I think that is the life which you can ever and ever go through. बिल्कुल। नेहा जी बैठी हुई हैं हमारे बीच। नेहा जी, आपका ट्रस्ट है, मैं जानना चाहूंगी, जब आपने ये अपना ट्रस्ट शुरू किया उसके पीछे प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्योंकि हमारे पास राज्य महिला आयोग पहले से है। आपका जो ट्रस्ट है वो महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करता है, मजबूत करता है, साथ ही साथ आप पर्यावरण को भी मजबूती के साथ सुरक्षित संरक्षित करने का काम कर रही है। सवाल यही है, प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या सोचा, क्या विचार आया, ये संस्था आपने शुरू किया? देखिए, सामाजिक कार्य करने का शौक तो मुझे पहले से ही था। बचपन से ही पहले हम पापा को, दादा को सामाजिक कार्य करते हुए देखते हुए आए हैं। शादी हुई तो अपने फादर इन लॉ को, अपने हस्बैंड को देखते हुए आए हैं। तब मैं अपनी अपनी घरेलू ड्यूटीज़ हैं उनसे थोड़ा मुझे लगा कि मुझे भी कुछ सामाजिक कार्य करना है। और जब महिलाओं को पीड़ा में देखते हैं या उनको अवसर प्राप्त करते हुए नहीं देखते तो लगता है कि हाँ, महिलाओं के लिए कुछ करना है। बिल्कुल रेणु जी, एक सवाल मेरा है और बहुत सारे लोगों के, हरियाणा के लोगों के जहन में, हरियाणा से बाहर भी लोगों के जहन में होगा कि जब आपने इस्तीफा दिया तो उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं जो है वो शुरू हो गई। आखिर वास्तविकता क्या रही इन चर्चाओं की? और रातों रात रेणु भाटिया का इस्तीफा कई लोगों को हजम नहीं हो पाया। ये देखिए, ये कोइंसिडेंटली हुआ। मेरे 4.5 ऑलरेडी आयोग में हो गए हैं और परिवर्तन सृष्टि का नियम है और हमारे संगठन का भी नियम है, तो वो परिवर्तन होना ही था। चांस की बात है कि बीच में ये केस आ गया उन्हीं दिनों का। तो जिस टाइम मेरे को वो पद से त्यागपत्र देना था या मुझे उस पद को छोड़ना था, उन्हीं दिनों में वो केस आया। वो केस ने इतनी हाइप ली और वो केस सच में ही बहुत जेन्युइन था। आप सबने देखा, एक नाबालिग लड़की के साथ 45 मिनट तक रेप होना, नर्सिस का अपनी ड्यूटी न करना, ये सारा हुआ। तो वो कोइंसिडेंटली वो रिलेट कर दिया गया और फिर ये बात हुई और नर्सिस ने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि हम धरना देंगे, मैडम इस्तीफा। देखिए, उस बात के लिए इस्तीफा कोई बड़ी बात नहीं थी। एक बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसके लिए तो मैं अब भी कहती हूँ, तब भी कहती हूँ, इन बच्ची के लिए तो 100 इस्तीफे कुर्बान, अपनी पार्टी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान। लेकिन कोइंसिडेंटली रिलेट हुआ, अदरवाइज जो है संगठन की दृष्टि से परिवर्तन था। बिल्कुल। अब हम अपने सेशन के समाप्ति की ओर हैं और एक आखिरी मैसेज, बहुत छोटे में मैसेज, जो आप रेणु जी देना चाहें वर्तमान की महिला आयोग के अध्यक्ष को और तमाम महिलाओं को, क्योंकि काफी मजबूती भरा कार्यकाल आपका रहा है रेणु जी। देखिए, मैंने जिस दिन आखिरी दिन मेरा ऑफिस का था, मैंने उस दिन अपने ऑफिस एक संदेश बहनों को, बेटियों को देने का प्रयास किया कि इस कुर्सी तक कोई भी औरत खुश नहीं आती है, आंसू लेकर, दर्द लेकर, टूटे हुए दिल से आती है, बहुत परेशानी में आती है। तो जो भी महिला उस कुर्सी तक आए, वहाँ पर बैठी हमारी बहन उस महिला की पीड़ा को एहसास करे, समझे, ईमानदारी के साथ उसका हल ढूंढे। तभी मुझे लगता है महिला आयोग, महिला नाम जहाँ आ जाता है, चाहे वो अधिकार की बात हो, चाहे वो कानून की बात हो, चाहे वो एम्पावरमेंट की बात हो, अपग्रेडेशन की बात हो, जहाँ महिला नाम आ गया तो वहाँ ईमानदारी, न्याय की मूर्ति, माँ सरस्वती जैसे शब्द और माँ दुर्गा जैसे होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारा ये शानदार दमदार सेशन समाप्त हुआ। बहुत शुक्रिया रेणु जी, और जिस तरीके से आपका पूरा कार्यक्रम